नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय मीडिया में तेलंगाना। हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने तेलंगाना को कैसे कवर किया है। तेलंगाना अब एक हकीकत बन चुका है, लेकिन सवाल इस बात का है कि तेलंगाना को लेकर बहुत वर्षों से बहुत सारी जद्दोजहद चल रही थी। इस बीच में इस जद्दोजहद को राजनीतिक शक्ल मिली। कैसे कवर किया है मीडिया ने तेलंगाना को, हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और डीएनए के संपादकीय सलाहकार परसा वेंकटेश्वर राय जूनियर। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा टेलीविजन के वरिष्ठ पत्रकार गिरीश निकंबी। हमारे साथ हैं महेंद्र वैद, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के वरिष्ठ सहायक संपादक रमनी श्रीनिवासन। इन चारों मेहमानों से हम चर्चा शुरू करें इसके पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। बीते हफ्ते तेलंगाना पर जिस तरह राजनीतिक सरगर्मी रही, उस लिहाज से देखें तो शुरुआती दिनों में इस पर मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के इस्तीफे के बाद मीडिया का फोकस शिफ्ट हुआ और तब तेलंगाना को कुछ जगह मिली। लेकिन इस दौर में भी तेलंगाना को लेकर शोधपरक या फिर जमीनी रिपोर्ट टीवी और अखबार दोनों जगह कम देखने को मिली। संसद की कार्रवाई के आसपास रिपोर्टिंग की धुरी भी घूमती रही। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हालात और वहां की तस्वीर हम तक ज्यादा नहीं पहुंच सकी। हालांकि तेलंगाना के अलग राज्य बनने की कहानी में रिपोर्ट के लिहाज से संसद सबसे अहम जगह थी। लिहाजा संसदीय कार्रवाई को लेकर मीडिया को चौकस होना चाहिए। लेकिन कुछ एक अपवादों को छोड़कर मीडिया में तेलंगाना पर ज्यादा कुछ नहीं दिखा। कुछ बहसें जरूर हुई, पर रिपोर्टिंग कम हुई। क्या दिल्ली से जो इलाके ज्यादा दूर हैं, वो मीडिया से भी उतने ही दूर हैं? अगर तेलंगाना एनसीआर में होता तो क्या तब भी मीडिया में उसकी रिपोर्ट इसी तरह होती? तेलंगाना के मीडिया कवरेज ने फिर से इस सवाल को अहम बना दिया है कि हम जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, क्या वो असल में दिल्ली का मीडिया है? क्या दिल्ली की खबरों से समय बचने के बाद हमारा मीडिया बाकी इलाकों की सुध लेता है? दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं वेंकट आपसे। इस पूरे चित्रकथा को आपने हमारे देखा, क्या आपको लगता है कि तेलंगाना एक जटिल राजनीतिक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ है, उसके साथ तमाम तरह की कहानियां जुड़ी हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने वाकई तेलंगाना के इर्द गिर्द घूमती इन कहानियों के साथ न्याय किया है? सारी वो कहानियां आई हैं लोगों के सामने। ये तो सही है कि तेलंगाना का मसला जो तारीखी मसला है, बहुत 50-60 साल से चल रहा है, उस पर उतना फोकस नहीं रहा जितना होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वजह यह है कि आजकल मीडिया में किसी चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। अगर जो सही मसला है और कहीं भी जब तक के वहाँ पे आग नहीं लगती तो कोई उस तरफ देखता नहीं। ये सिर्फ मीडिया का ही प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का भी वही प्रॉब्लम है। जब तक आग नहीं लगती तो उस पर कोई मुड़कर नहीं देखता, उसको कैसे मसले को हल करे उसके बारे में सोचते नहीं। मीडिया में ये कुछ शायद ज़्यादातर है। और एक बात यह है कि जब तेलंगाना का मसला उभर आया और लोग बात कर रहे थे तेलंगाना दे या ना दे 2004 से, बहुत सारे लोग दिल्ली के टेलीविज़न एंकर्स ये काफ़ी मासूम सवाल उठाते थे, हैदराबाद क्यों ना जॉइंट कैपिटल बने तेलंगाना और हैदराबाद की, क्यों लड़ते हैं आप लोग? उनको ये नहीं मालूम था कि हैदराबाद जोग्राफिकली जहाँ पर लोकेटेड है वो बिल्कुल तेलंगाना के अंदर है। ये चंडीगढ़ के जैसा बॉर्डर पे, सरहद पर नहीं है। तो उनको इस बेसिक जोग्राफी का भी इल्म नहीं था। तो शायद उनको ये नहीं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये हकीकत है कि बहुत सारे मामलों पर, जो अहम मामले हैं, उन पर हमारी जानकारी बहुत कम है, ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट की। गिरीश, अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि आपने तेलंगाना को लेकर कई अच्छे कार्यक्रम भी किए हैं और खासकर राज्यसभा टेलीविज़न और कुछ एक और प्राइवेट चैनल्स ने, कुछ अखबार जिसमें इंडियन एक्सप्रेस का मैं नाम भी लेना चाहूँगा, इनके कवरेज निस्संदेह अगर 2-3 सालों का देखा जाए तो बेहतरीन कवरेज है और लोगों के मुकाबले। लेकिन हम जो आपसे सवाल जानना चाहते हैं, क्या वजह है कि दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया अपने को राष्ट्रीय मीडिया कहता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े सवालात हैं वो उसमें
वो तस्वीर लेकर नहीं आते जो वाकई राष्ट्रीय घटनाक्रमों को, जो राष्ट्र को प्रभावित करने वाले घटना है, पूरे देश की आबादी को प्रभावित करने वाले, इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले, पॉलिटिकल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले सवाल हैं, वो झांकने चाहिए। वो नहीं होता। नहीं, वो कभी नहीं होता। ये देखिए, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश कहाँ है, साउथ में है। अभी भी दिल्ली में आप आधे लोग से 50% लोगों से बात कीजिए, अगर आप पूछेंगे कि आंध्रा का चीफ मिनिस्टर कौन है, 50% लोग, मैं सोचता हूँ दिल्ली में वो जानते नहीं होंगे कि कौन है। तो जैसे जनता है, आम जनता जो है, जिनको साउथ बोल देते हैं, वो आंध्रा है, वो 4 स्टेट से उधर एक्चुअली करके, वो भी बहुत कम लोगों को जानते हैं, या जानते भी हैं तो बहुत कम तरीके से। ये जो इग्नोरेंस जो आम आदमी में है, वो इग्नोरेंस मीडिया में भी है। ये मैं बहुत देखता हूँ कि लोग किसी भी सदर्न स्टेट्स के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका नाम ठीक प्रोनाउंस नहीं करना जानते, वो कौन है क्या। तो ये जो इग्नोरेंस है या डिलिबरेट इग्नोरेंस है, दोनों वजह से हम ये हमेशा देखते रहते। देखिए, आंध्र प्रदेश का प्रॉब्लम ये 2000 में शुरू हुआ, जब KCR के चंद्रशेखर राव वो निकला, लेकिन ये हिस्ट्री कोई नहीं जानना चाहता। जब जैसे पारसा बोला कि जब आग लगती है तभी मीडिया उठ के खड़े होते हैं, लेकिन वो भी बहुत सुपरफिशियल तरीके से हम देखते हैं कि उसके बारे में चर्चा होती है, उसका आगे पीछे क्या है वो चर्चा नहीं होता। ये एक नेशनल मीडिया का एक मैं सोचता हूँ एक बीमारी है। लेकिन महेंद्र, अगर हम आपसे जानना चाहें तो जो दोनों लोग कह रहे हैं कि आग जब तक नहीं लगता, आग का मतलब यहाँ उथल पुथल से है, काफ़ी ज्वलंत ढंग से चीज़ों के उठने की है, आंदोलित होने की है लोगों के। तो अगर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में या जंतर मंतर में जो आंदोलित हो उठते हैं लोग, जो आग लगती है, आग विद इन द कोर्ट, उससे कहीं ज़्यादा उस्मानिया से लेकर के काकतिया तक, हर यूनिवर्सिटी कैंपसेज वहाँ के जो हैं, और उसके रिएक्शन में सीमांध्रा, वहाँ के जो कैंपसेज हैं, बाहर जो है सड़क है, पंचायत है, कस्बे हैं, शहर हैं, सब बेहद आंदोलित रहे हैं। चाहे वो जिस तरह के आंदोलन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको आप कहिए कि वो महान जन आंदोलन है या नहीं है, हम जो हकीकत है कि वो बहुत उथल पुथल रही, वो तस्वीर तो भी नहीं झांकती हमारे राष्ट्रीय मीडिया में। हमारा ये प्रश्न है, क्यों ऐसा है? भी देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ इंदिरा जी के टाइम से सारे देश की पॉलिटिक्स, सारे देश का जो था वो सब दिल्ली सेंट्रिक हो गया। और मैं जब दिल्ली आया हूँ उस ज़माने में, तो दक्षिण का जो भी हिस्सा था वहाँ के लोग सारे मद्रासी माने जाते थे। अभी भी माने इसमें 4 अलग अलग स्टेट हैं, वो किसी को वो नहीं, सारे ही मद्रासी माने जाते थे, काले माने जाते थे। और एक नज़रिया वो है कि थोड़े दूर भी है और थोड़े उनको लुक डाउन करते हैं। अब आप ये तेलंगाना हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ आप तमिलनाडु में जो गतिविधियां हो रही हैं राजीव गांधी जी के हत्यारों के लेके, उसमें भी सारा रवैया यही है कि भाई ये हो रहा है, वो दूर हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। या तीसरा एक पहलू ले लें कि ये सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। जैसे ही सारे एडिटोरियल, सारे न्यूज़पेपर उसी लाइन पे आ जाते हैं कि भाई ये थर्ड फ्रंट नहीं होना चाहिए। मैंने कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय कोई शक्ति हो, कोई विचार हो, तो उसको एक साथ बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। नहीं, अगर साउथ के बारे में देखा जाए, जो ये कह रहे हैं, जितने भी राज्य हैं साउथ इंडिया के, उसमें आमतौर पे जब वो खबरों में आते हैं दिल्ली के चैनलों के या प्राइवेट चैनलों के या अखबारों में, तो आमतौर पे देखा जाता है कि या तो उनका कोई सूत्र उत्तर भारत की राजनीति या केंद्र की राजनीति से सीधा जुड़ा हो, या आतंकवाद का कोई मामला हो। लेकिन और जो बड़े प्रश्न हैं, नदी जल बंटवारे का प्रश्न हो, तेलंगाना जैसे प्रश्न हो, या केरल के बहुत सारे इश्यूज जो हैं, वो राष्ट्रीय मीडिया में अगर देखा जाए तो उस तरह, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में साउथ के लोगों की भी कमी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय मीडिया में अगर इतने भारी पैमाने पर लोग दक्षिण उत्तर सब जगह के हैं, तो आखिर मीडिया की जो पूरी बुनावट है खबरों को लेकर, जो पूरी उसकी दिशा है, जो पूरी उसकी सोच है, इस तरह दिल्ली केंद्रित लगातार क्यों हो रही है? इस पर सवालात उठते क्यों नहीं?
मेरा मानना यह है कि मतलब राजनीति में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, मतलब रीजनलाइजेशन, मतलब नए नए रीजनल पार्टीज उभरे हैं और मतलब नए नए ताकतें उभरे हैं काफ़ी जगह पे, मतलब साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, लेकिन मीडिया में वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, मीडिया में विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। और उसी का नतीजा ये हुआ है कि मतलब दिल्ली सेंट्रिसिज्म का मतलब का दौर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और आप देखेंगे जिससे आम आदमी पार्टी का सक्सेस देखेंगे, वो उस सक्सेस का कारण ये है कि वो ये जानते थे कि दिल्ली में अगर वो फोकस करेंगे अपने मतलब एनर्जीज को, तो उन्हें अच्छा कवरेज मिलेगा, अच्छी तरीके से उनको मतलब उनके ऊपर टिप्पणी आएंगी, तो इसीलिए उन्होंने दिल्ली पे फोकस किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। ये शायद वो कई बार करते तो उतना सक्सेस उनको आता नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये समय लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब मीडिया जो इंडिया का पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो मतलब जो रास्ता है उस रास्ते से हटके अपने ही रास्ते में सीमित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। और मेरे ख्याल से मीडिया के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब वो बात करते हैं कि दिल्ली सेंट्रिसिज्म, अगर दिल्ली से ही पॉलिसी ना बनाया जाए, बाकी जगहों में भी पॉलिसी बनाओ, जब वो उदारीकरण की बात करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं दे शुड ऑल्सो थिंक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड लुक एट अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, जहाँ पे तेलंगाना ही नहीं हो, बहुत सारे इश्यूज हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से आप पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हमारा कुछ होता ही नहीं, पुरानी शिकायत है और बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन महेंद्र वेद, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ये कह रहा था कि अभी कुछ महीने पहले अन्ना हजारे को लेकर इतनी मुहिम हुई, जब तक दिल्ली रही मीडिया का 24/7 उन पे फोकस रहा। जैसे वो दिल्ली छोड़ के बम्बई गए, वो फोकस हट गया। ये एक तरीका। दूसरा ये है कि हम साउथ का ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट का भी इतना सारा बवाल चला हुआ है, बच्चों को मारा जाता है, परेशान के एक मर्डर भी हुआ है। तो वो नॉर्थ ईस्ट का भी हुआ है कि वहाँ तो लोगों को ऐसे माना जाता है कि पता नहीं ये किस देश से है, साउथ ईस्ट एशिया या फार ईस्ट से है, उसको तो नॉर्थ ईस्ट वाले का तो इंडियन भी नहीं समझा जाता। तो ये जो नज़रिया है, ये जो सोचने का ढंग है, वो मैं तो यहाँ 40 साल से हूँ और मुझे बदलता नज़र नहीं आता। गिरीश, अगर हम आपसे जानना चाहें कि जैसे सीमांध्रा के जो राजनेता हैं, उन्होंने उग्र विरोध किया इस पूरी प्रकरण में तेलंगाना का, लेकिन मीडिया में अगर आप देखें तो उनके विरोध का एक सिर्फ राजनीतिक पक्ष आया कि भाई उन्हें अपनी अपनी राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ख्याल है, लिहाजा वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के अगर देखा जाए अखबारों में, वहाँ के स्थानीय अखबारों में अजीब तरह की और भी कहानियाँ छप रही थीं। उनको आप जज कर सकते हैं कि उन पर कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। कुछ वेबसाइट्स पर भी कहानियाँ आ रही थीं कि आखिर इसके पीछे इकोनॉमिक कारण क्या है, इसके पीछे आर्थिक कारण क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बहुत खूबसूरत कहानियां नहीं थी जिसको सो कॉल्ड टीआरपी पर बहुत जबरदस्त सफलता मिल सकती थी? कि ये कौन सी वो कहानियां हैं, कौन से वे कारण हैं जिसकी वजह से इतना उग्र विरोध है, इतना उत्तराखंड में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखा गया? तो इस राजनीतिक उग्रता के पीछे क्या? एग्जैक्टली देखिए, ये तेलंगाना का जो स्टोरी है, आंध्रा तेलंगाना का जो स्टोरी है, वो स्टोरी है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये कभी बहुत कम अखबारों में या टेलीविज़न चैनलों में तो बहुत कम आया है, कुछ अखबारों में आया है, अखबारों में नहीं, वेबसाइट्स पे आया है। ये जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी था तब कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो बने हुए हैं, जिनमें कंट्रैक्टर्स भी हैं, उनका बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तेलंगाना में भी है। उसकी वजह से उसको डर है कि अभी अगर ये दो स्टेट बन गया तो उसके बिजनेस का क्या होगा। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद अगर दो हो जाए, अगर हैदराबाद तेलंगाना में चले जाए तो हमको, क्योंकि उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो स्टोरीज जो है उस पर फोकस बहुत कम लोग किए। अगर वो करते तो लोगों को पता चलता कि इस पूरे एजिटेशन के पीछे राज क्या है। वो राज हम लोगों को समझाने में मीडिया एकदम विफल रहा। गिरीश की इस टिप्पणी के साथ हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं, लेकिन जब हम लौटेंगे तो हम देखेंगे कि हैदराबाद से जुड़े सवाल और तेलंगाना के विरोध से जुड़ी जो आर्थिक जो वजह हैं वो क्या हैं, और क्या वो हमारे राष्ट्रीय मीडिया में खूबसूरत कहानियां नहीं बन सकते थे? क्यों नहीं बनी वो कहानियां? हम इस पर भी आएंगे एक अंतराल के बाद।
रमणी, हम बातचीत की शुरुआत इस बार अंतराल के बाद आपसे करते हैं। गिरीश ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। हम जानना ये चाहते हैं कि हमारे मीडिया में ये जो चीज़ें हैं, खासकर तेलंगाना इलाके के बड़े कंपनियों का ऑपरेशन जो था, जो खासकर सीमांध्रा के ओनर्स की थी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो बड़े बड़े थे जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो सामाजिक आर्थिक विषयों पर लिखने वाले पत्रकार हैं, जो अखबार हैं, जो चैनल हैं, क्या हमारे दर्शक, क्या हमारे श्रोता, क्या हमारे पाठक ये बेहतरीन कहानियां हमारे समाज और राजनीति की नहीं जानना चाहते? बिल्कुल, ये मतलब ये कहा जा सकता है कि मतलब तेलंगाना का स्टोरी जो है वो इंडिया के नया इकोनॉमी का स्टोरी है, एक हिसाब से देखा जाए तो। अब पहले देख लीजिए, इस विरुद्ध के 3 कारण मैं बता सकता हूँ। एक नया राज्य बनाने के विरुद्ध जो खड़े हुए हैं, एक तो जैसे गिरीश जी बता रहे थे, एक व्यापारी क्लास है जिन्होंने पिछले 20-25 सालों में वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास की नज़दीकी की वजह से काफ़ी मुनाफा कमाया है, और वो नजदीकी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रमणी, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम तो ये सब डिटेल की बात है जो आना चाहिए था। आखिर मीडिया इसको कहानी क्यों नहीं बना सका, हम ये समझना चाहते हैं। क्या इसलिए कि तेलंगाना से जुड़े जो अखबार या पत्रकार, अखबार बहुत कम है, हाल के दिनों में वहां कुछ अखबार निकले हैं, कुछ पार्टियों से जुड़े अखबार हैं, कुछ नेताओं से जुड़े अखबार हैं, वहां के स्थानीय जो उद्यमी हैं उनकी ओर से आए हैं कुछ अखबार, लेकिन क्या ये राष्ट्रीय मीडिया इन्वेस्टिगेशन का जो एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या वहां कोई कमी है? इसके पीछे क्या है मीडिया का एस्पेक्ट? इसका कारण ये मुझे लगता है कि मतलब गंभीरता से किसी इशू को फरकना और उस पर बहस करना आजकल वो कम हो गया है। मतलब मीडिया में सेंसेशनलिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए जब एजिटेशन होता है, जब अनशन होती है, जब मतलब कोई मतलब जनता सड़क पे आ जाती है, तब इश्यूज इंपॉर्टेंट होने लग जाती है। लेकिन जब इश्यूज वार्तालाप के ऊपर हो जाए, मतलब डिबेट पे आ जाए, बहस पे आ जाए कि नया स्टेट बनने के लिए क्या क्या रीजंस होने चाहिए, क्या कौन से ग्रीवेंसेस आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, कौन से नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या नया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनना चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ऐसे गंभीर मसले जो दिल्ली सेंट्रिक ना हो, वो उतनी इंपॉर्टेंट माना नहीं जा रहा। अगर वेंकट, हम आपसे जानना चाहें कि जैसे उदाहरण के तौर पे करनूल है, विजयवाड़ा है, विशाखापत्तनम है, ये 3 बड़े केंद्र हम अगर गिनाएं सीमांध्रा में, तो जो राजधानी का विकल्प बन सकते हैं। लेकिन बार बार हैदराबाद पर जोर देना, अब एक कहानी खत्म हो चुकी है, अब तेलंगाना बन चुका है, सीमांध्रा बन चुका है, विभाजन हो चुका है, बस मुहर लगनी है राष्ट्रपति जी की और इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पूरा जो फोकस मीडिया में अगर आप पाएंगे तो सिर्फ यह हैदराबाद दोनों का होना चाहिए, और उसके पीछे आपने वजह भी बताई। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये 3 के अलावा करनूल, विजयवाड़ा या विशाखापत्तनम, क्या हमारे योजनाकारों के दिमाग में, हमारे सियासतदानों के दिमाग में जो इतना तेज अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है आंध्रा में भी और दूसरे इलाकों में भी, नए शहर बसाने का, नए औद्योगिक केंद्र बसाने का, नए उद्यम केंद्र बनाने का क्यों नहीं नक्शा कोई उभरता है? हम अभी तक अर्बनाइजेशन में जो हो रहा है एक नेचुरल या एक इकोनॉमिक प्रक्रिया के तौर पे, उसमें बड़े इंटरवेंशन नहीं हो रहे हैं कि नए शहर बनाना, नए केंद्र बनाना। इस पे क्या आप सोचते हैं? क्योंकि आंध्र को आप अच्छी तरह समझते हैं, ये प्रस्ताव, ये विचार वहां के आंदोलनकारियों की तरफ से, हमारे योजनाकारों की तरफ से क्यों नहीं उभरता? ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसे मामलों पर बहस भी नहीं छेड़ा गया और हम लोग बात भी नहीं करते। मेरे ख्याल से वजह यह है कि ये एक ही कहानी है सारे तरफ। अगर आप बेंगलुरु देखें, बेंगलुरु एक ही अर्बन सेंटर है, लेकिन कर्नाटका के बारे में कोई नहीं सोचता। बेंगलुरु कर्नाटका नहीं है। वैसे ही हैदराबाद न तेलंगाना है, न हैदराबाद आंध्रा है। जो छोटे कस्बे हैं उनके बारे में कोई गौर नहीं करता। वैसे ही बॉम्बे को अगर छोड़ दिया आप, महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसे कस्बे हैं या शहर है जो उभर के आ सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। जैसे पुणे है, कोल्हापुर, नागपुर है, रत्नागिरी है, और उधर मराठवाड़ा में औरंगाबाद है, लेकिन कोई बात नहीं करता। लेकिन आजकल कुछ लोग बात करने लगे कि क्योंकि ये मुंबई दिल्ली कॉरिडोर आ रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और उसके नतीजा ये होगा कि कम से कम 50-100 नए शहर बसेंगे। लेकिन ये बात, ये सोच पहले से होनी चाहिए था पॉलिसी मेकर्स में। पॉलिसी मेकर्स के अलावा क्या जर्नलिस्ट कुछ कर सकते हैं, मीडिया कुछ कर सकते हैं इन बातों को छेड़ने में? वो नाकामयाब इसलिए रहे कि वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सेंसेशनलिज्म हो गया, और किसी बात पर, तेलंगाना का तो छोड़िए, दिल्ली के बारे में भी हमारे मीडिया सोचती नहीं है। ये उभरते भारत की कहानी,
एक ऐसा भारत जो तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें नए पूंजी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, रोजगार जो है वो बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि हमारा जो विकास है उसमें रोजगार सृजन कम हो रहा है। गिरीश, हम जानना ये चाहते हैं कि क्या इस उभरते भारत की कहानी को मीडिया मिस कर रहा है, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ा दबाव बना सकता था इन बड़े सवालों को उठाकर। नहीं, एकदम। देखिए, ये आंध्रा तेलंगाना के बारे में बात करेंगे तो कोई कितने रिपोर्ट्स हम पढ़े हैं या देखे हैं जो हैदराबाद को छोड़ के अब बाकी आंध्रा में कौन कौन सी जगह है, तेलंगाना में बहुत सारे शहर हैं तेलंगाना जहां ऐसी डेवलपमेंट होने की बहुत ज़रूरत है। तो मीडिया में ऐसे जगहों पे जाके उसका वहाँ का ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग करके वहाँ क्या क्या बन सकता है, ये ऐसे इतना मेहनत करने के लिए हमारे मीडिया में आजकल बहुत कम हम देखते रहते। अगर वो किए होते तो थोड़ा ये जो पॉलिटिशियंस के ऊपर भी जो दबाव था जी कि हैदराबाद को हैदराबाद के बारे में जितना दबाव बन गया, वो शायद पॉलिटिशियंस को भी मदद होता हो। अगर मीडिया एक काम करता कि जाके गुंटूर जाओ, विजयवाड़ा जाओ, वहां जितनी जरूरत है इंडस्ट्रीज की या डेवलपमेंट की, तो मीडिया एक तरह से मदद कर सकता था कि इतना जो गर्मी बढ़ गया ये पूरे तेलंगाना के मामले में, उसको कम करने में मदद कर सकते थे। लेकिन मीडिया वैसे नहीं देखते, कोई पॉजिटिव कुछ नहीं करना चाहते। अफसोस की बात यह है कि अमीर आंध्रा के लोग आके हैदराबाद में पैसे लगाए, लेकिन अपने शहरों की तरक्की में कुछ नहीं किया। बिल्कुल। उसको एक्सपोज करने की बहुत जरूरत थी मीडिया का। और महन जी, अब हैदराबाद आप जानते हैं अच्छी तरह कि एक सेचुरेशन पॉइंट, इतना उसका विस्तार विकास हुआ है 20 साल में, अगर देखा जाए उदारीकरण के बाद के दौर में, और एक छोर से दूसरे छोर तक जिस तरह विकसित हुआ है, उसमें 2 राजधानी, 2 प्रदेशों की राजधानी अब वो 10 साल के लिए अगर बनता है, बहुत सारी उसकी सीमाएं हैं, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। आप रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और आप बीच में देखिए, एक ऐसा विस्तार है जो शायद अब आगे झेलने को तैयार नहीं है। ऐसे में नए विकल्प की तलाश क्या मीडिया एक बड़ा दबाव बना सकता था, जो गिरीश कह रहे हैं, जिसमें हम मिस कर रहे हैं। और सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। शहरीकरण जो तेजी से हो रहा है, उसमें मीडिया अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या नए सवाल खड़ा कर रहा है। भी थोड़े बहुत स्पेकुलेशन हुए हैं, कुरनूल को आगे बढ़ाना, विजयवाड़ा को बनाना, लेकिन यह है कि अभी ये मामला जब तक ये पॉलिटिकल तय नहीं हुआ तब तक खुला था। अब ये हकीकत बन गया है तेलंगाना, तो इनको ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि दिल्ली का जो नज़रिया है वो बिल्कुल वो है, आंध्रा का मतलब हैदराबाद और हैदराबाद से आगे नहीं। मैं मेरा अपना एक उदाहरण बताना पाऊँगा। सन 96 में, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता था, तो मुझे कहा गया था कि नरसिम्हा राव जी का जो इलाका है वो जाके आप उस पर सर्वे करो। और मैं जब गया, देखा, काफ़ी घूमा, तो उसके बाद दिल्ली में 2 चीज़ें निकली। एक तो ये कि मेरा टूर जाना कोई मतलब नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि ये तेलुगु तो जानता नहीं है, उसको जाके क्या करेगा। तो वो सोचने का ढंग बिल्कुल संकुचित है। रमनी, अगर बिल्कुल हमारे पास समय खत्म हो चला है, बिल्कुल हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आंध्र के मीडिया को भी आप जानते हैं, ये सवाल आंध्र का मीडिया भी नहीं उठा रहा था। क्या इसकी वजह यह है कि सीमांध्रा का जो ओनरशिप है या वहाँ से जो पूंजी निवेश मीडिया में है, वो एक बड़ा डोमिनेंट कारण है? और दूसरी बात जो मैं जानना चाहूँगा बिल्कुल संक्षेप में, कि जो तेलंगाना से जो नए जो मीडिया संस्थान अब आ रहे हैं धीरे धीरे, क्या वो भी एक कहानी कहते हैं कि किस तरह वहाँ मीडिया का विकास हो रहा है और कैसे नमस्ते तेलंगाना एक प्रतीक बनाया जा रहा है, तो या बहुत सारे और जो हंस इंडिया इस तरह के, तो ये जो पूरी कहानी है राजनीति, विकास और मीडिया, इसको संक्षेप में कैसे समराइज करते हैं? मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया, मतलब जो बहुत दिनों से जो संस्थाएं हैं वहाँ पे, उनको लगा था कि मतलब इतने साल से तेलंगाना इशू चल रहा है, उबल रहा है, और हर बार इशू उबलने के बाद किसी तरह उसको एडजस्ट किया जाता है और फिर किसी कमीशन को बिठा दिया आपने, फिर इशू थम जाती है। तो उनको लगा कि यही साइकिल
फिर से दोहराया जाएगा इस बार भी। लेकिन अभी मतलब नए मीडिया संस्थाएं हैं और जिस तरीके से पिछले 10 साल में जो मोबिलाइजेशन हुआ है, उस मोबिलाइजेशन से मतलब नए पॉलिटिकल ताकतें उभरे हैं। इसीलिए मतलब न्यू मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के आने की वजह से ये ओल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैव नॉट बीन एबल टू रेस्पॉन्ड टू दैट। वेंकट, बिल्कुल एक अगर वाक्य में हम जाना चाहें, श्री कृष्णा कमीशन ने भी मीडिया मैनेजमेंट की बात कही थी जब खासकर तेलंगाना और सीमांध्रा के बीच कटुता बहुत बढ़ गई थी। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आपको जाना, बिल्कुल सही है कि ज्यादातर तेलुगु अखबारें जो है उनके ओनर्स जो है आंध्रा के हैं जी, बहुत कम लोग तेलंगाना के थे। आजकल कुछ तेलंगाना के पेपर निकले, लेकिन 1950 के दशक में काफी तेलंगाना के पेपर थे, लेकिन वो बिल्कुल छोटे पेपर थे, उनके पास फाइनेंसेस का प्रॉब्लम था तो बंद हो गए। वो बाद में 1956 आंध्र प्रदेश बनने के बाद ज्यादातर जो मास सर्कुलेशन पेपर्स बने, खासतौर पर ईनाडू, वो बिल्कुल ही आंध्रा इंटरेस्ट के हैं और वो आंध्रा के कैपिटलिस्ट सिस्टम के रिफ्लेक्शन है। मैं एक ही छोटे बात कहना चाहता हूँ। सबसे इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है आंध्रा का मीडिया का बट जाना। एकदम बट गए थे, एकदम कोई सब मीडिया हाउस बायस हो गए थे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं थे। ये इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा ट्रेजेडी आंध्रा मीडिया का बट जाना। और राष्ट्रीय मीडिया भी अपनी भूमिका कहीं न कहीं जरूर खो बैठा, क्योंकि उसने इस पूरे प्रसंग को, जो भारत के विकास की कहानी है, भारत के विकास से जुड़ी जटिलताओं की कहानी है, कहीं न कहीं उसे राष्ट्रीय मीडिया ने खोया है। और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, मैं समझता हूं दक्षिण के अन्य बड़े मुद्दों, घटनाक्रमों पर भी कुछ एक अखबारों को छोड़कर हमारे तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया का रवैया और कवरेज बेहद निराशाजनक दिखता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या राष्ट्रीय मुद्दा वही है जो दिल्ली में उठता है या बनता है? क्या बड़ी खबर वही है जो दिल्ली में जारी नेताओं के बयानों या किसी घटनाक्रम से उभरती है? आखिर खबरों और अपनी व्याख्याओं को लेकर हमारे जैसे महादेश का राष्ट्रीय मीडिया इस कदर असंतुलित क्यों है? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।